ओके जी, मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर का, सो दैट कि हम आगे चले। स्क्रीन शेयर का बताएं और आगे चलते हैं। जी बच्चों, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क का ही इशू आ रहा है। जी अभी काइंडली मुझे बताया गया स्क्रीन शॉट, स्क्रीन का जो कह रहे थे कि स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हमने डिस्कस ये करना है कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं। तो आउटलाइन के बारे में जब आप इंग्लिश ऐसे में बात करते हैं तो आउटलाइन एक तो कंपलसरी पार्ट है। जो लोग कहते हैं कि जी आउटलाइन ना भी बनाए तो काम चल जाता, तो वो भी गलत बात है। क्योंकि जब आप ऐसे का पेपर निकाल के देखते हो तो पहली चीज वो ये डिमांड करता है कि मेक एन आउटलाइन, राइट ए कम्प्रिहेंसिव ऐसे। सो एक जो इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन है, उसके अंदर अगर आप कंपोनेंट पार्ट देखो तो क्या हो सकते हैं। एक तो आपके मेन एड्रेस होते हैं, और दूसरे आपके क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। यही दो चीजें होती हैं आपकी किसी भी आउटलाइन के अंदर। तो जब हमने ब्रेक डाउन पढ़ी थी, आपको मैंने बताया था कि यार ब्रेक डाउन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, मैंने आपको कहा था कि अच्छा जी, ओपन एंडेड टॉपिक्स हो तो उनकी ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं, क्लियर इंडिकेशन हो तो उनकी ऐसे करते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक्स आ जाएं तो उसमें कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। फिर हमने ये देखा कि यार अगर फॉर एग्जांपल स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट आ जाए, या फिर लेट से क्वेश्चन आ जाए, लेट से चॉइस आ जाए, तो उसकी ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। फिर इसी तरह हमने ये देखा कि अच्छा जी यार लिटरेरी और फिलोसफिकल टॉपिक्स की किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं। ये आपको मैंने ब्रेक डाउन करना सिखाया था। तो मेन एड्रेस आपके बनना वहां से बनेंगे। जी, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा जी, आपके मेन एड्रेस अगर वहां से बन गए तो उसके बाद अगली बात क्या आ गई, अगली बात ये आ गई कि आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा, क्योंकि देखो मेन एड्रेस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से निकलेंगे। आप सब ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्लास ली थी। मैंने आपको कहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप कर गए तो फिर आपके मसाइल हल हो जाएंगे। कैसे, कि जी आपको मैंने कहा कि आपने रैंडम आइडियाज निकाल लेने हैं। रैंडम आइडियाज निकाल लेने के बाद आपने क्या करना करना है, आपने जो पहला टेस्ट लगाना है, वो टेस्ट कौन सा लगेगा, वो टेस्ट आपका रेलिवेंसी का लगेगा। आप देखोगे कि यार क्या मैंने वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो रेलिवेंट है। फिर अगली बात क्या होगी, आपने रेलिवेंसी का टेस्ट लगा लिया, उसके बाद अगला आप रिडंडेंसी का या रेपिटेशन का टेस्ट लगाएंगे। आप कहेंगे कि कहीं मैंने कोई बात रिपीट तो नहीं कर रहा अपने आर्ग्यूमेंट्स में। एंड देन द थर्ड जो लिटमस टेस्ट था, दैट वाज कि क्या वायबल है, क्रेडिबल है, उसकी रिलायबिलिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे, आपकी अथेंटिसिटी का टेस्ट था। फिर उसके बाद जो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स बचते थे, जो पॉइंट्स आपके आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट होते, वो आपने अपनी मेन हेडर में डाल लेने थे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये थी असल आउटलाइन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द आउटलाइन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट होती है कि अच्छा जी फॉर्मेट ऑफ द आउटलाइन होती क्या है। मतलब
मतलब आपको सुनने में आया होगा, कुछ लोग आपको कहते हुए नजर आए होंगे कि यार अगर आप सेंटेंस बेस आउटलाइन बनाएंगे तो ही आप पास हो सकते हैं, आप फ्रेज बेस आउटलाइन बनाएं तो ही आप पास हो सकते हैं। या फिर आपको ये भी सुनने में आया होगा कि थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट नीचे लिखते हैं, या फिर ब्रेक डाउन्स की बात करते हैं। आज हमने ये सारे के सारे मिथ्स को ब्रेक कर देना। मैं आपको चंद तरीके बताता हूँ लोग आउटलाइन बनाते कैसे हैं, और फिर आगे हम उस पर डिबेट करते हैं कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा तरीका गलत है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है मेनली, जो आप इंट्रोडक्शन का आप हेडर लगाते हो, हेडर लगाने के बाद इसके बाद जो ये बी हेडर है, जो भी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो है, इसके बाद हम फॉर एग्जांपल इसका वन, इसका टू, एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो आगे आगे हम चलते चले जाते हैं, तो हम उसके बाद सी एडर लगाते हैं कि जी, सॉरी, तो सी हेडर हम फॉर एग्जांपल नीचे जाके हम सी हेडर लगाते हैं। सो ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ गया, ये सी हेडर आ गया हमारा, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस टू कैटर इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, ये सिंपल तरीका है जी। इंट्रोडक्शन के फौरन बाद लोग क्या करते हैं, वो बी हेडर लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, वो ये करते हैं कि वो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं जी, और लिखने के बाद फिर आगे अपना बी एडर देते हैं। दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका वो हो गया कि सिंपल कर दो, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि वो थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं लिखते, वो इस आउटलाइन की जो हेडिंग होती है मेन, मतलब फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर अगर आपकी ऊपर आउटलाइन की आप हेडिंग दे रहे हो, सो उससे भी पहले थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं। माय बैड। अच्छा, वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे आउटलाइन, आउटलाइन से भी ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आकर वो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे आउटलाइन की, और नीचे फिर आउटलाइन लिखना शुरू कर देंगे। तीसरा तरीका ये है। अच्छा, चौथा तरीका क्या है, वो आउटलाइन नहीं यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, वापस चले जाएं, वो इंट्रो के नीचे सब हेडर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो जनरल स्टेटमेंट की रिफ्लेक्शन देते हैं, फिर बी पे वो अपनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट की रिफ्लेक्शन देते हैं, और सी का हेडर बना के सिर्फ लिख देते हैं थीसिस स्टेटमेंट, मतलब थीसिस स्टेटमेंट इटसेल्फ लिखते नहीं है, बस उसकी हेडिंग लिख देते हैं। ठीक है, चौथा तरीका ये है। पहला सिंपल, दूसरे में इंट्रो के बाद थीसिस स्टेटमेंट लिख दी, तीसरे में थीसिस स्टेटमेंट इससे ऊपर लिख दी थी, और चौथा तरीका ये है। ये चारों तरीके ठीक हैं, इन चारों तरीकों में मसला नहीं है। जो भी आपका दिल करता है आप फॉलो करो। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि फॉर्मेट डज नॉट मैटर, ये इसकी वजह से आप फेल पास नहीं होंगे। आपका दिल करता है थीसिस स्टेटमेंट वाला फॉलो करो, आपका दिल करता है उससे ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखने वाला फॉलो करना है, आपका दिल करता है सादा मैंने फॉलो करना है, सादा फॉलो करो, आपका दिल करता है कि ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो, तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो। अगर सिंपल भी जाना है तो काम हो जाएगा, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अब ये चार तरह का फॉर्मेट का डिफरेंस यहां पर आ गया। अगला डिफरेंस आता है नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर, मतलब कि आर्ग्यूमेंट कैसे लिखना है। अब जैसे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान है, मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कॉज है वो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस का। तो फ्रेज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फ्रेज फॉर्म ऐसे लिखते हैं, मैं लिखूं कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है जी, ये मैं कर दूं। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस में मैंने पहले लिख दिया एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर मैं इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहता तो मैं कैसे लिखता, मैं कहता कि जी, दी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान acting as a major stimulus
इन एनहेंसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आपने यही फॉलो करना। सो ऊपर वाला फ्रेज फॉर्म है, नीचे वाली जो है वो सेंटेंस फॉर्म ऑफ आउटलाइन है। बच्चों, इन दोनों में से जो आपका दिल करता है, जिस पे आपका मन आता है कि यार ये अच्छा है, वो फॉलो कर लो। अगला सवाल ये आता है कि सर, अगर हमारा दिल करे कि हम इन दोनों का अमेलगम के कुछ हम फ्रेज में बना लें, कुछ सेंटेंस में बना लें, तो मसला उसमें भी नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कोई एक फॉलो कर लो। दोनों का भी करना है तो मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, मतलब उस वजह से आपको फेल नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगली बात अगली बात ये है कि अब मैंने आपको चार तरह से इंट्रो की ब्रेकडाउन वाला दिखा दिया, दो तरह के आपको मैंने बता दिए कि आउटलाइन लिखने में जब आर्ग्यूमेंट लोग लिखते हैं वहां पर भी मसला आता है, लोगों का आपस में डिस्प्यूट आता है। तो वही मसले वाली बात नहीं है, इन दोनों में से जो मर्जी आप फॉलो करें, आपकी मर्जी है। अब अगला मसला कहाँ पर आता है? अगला मसला यहाँ पर आता है कि एक तो तरीका ये सिंपल लिखा हुआ है कि आपने एक आर्ग्यूमेंट लिखा, दूसरा लिखा, आगे तीसरा लिखा, चौथा लिखा, इसको ब्रेक नहीं किया। सिंपल तरीका ये है। इसके अलावा कुछ लोग और कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं तीनों तरीके आपको, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं कॉपी कर लूँ सो दैट कि हमारे पास तीन अगर आर्ग्यूमेंट हम लिखे होते हैं तो तीनों को मैंने डिफरेंट तरीके से आपको ब्रेक करके दिखाना है। सिंपल तरीका तो यह है कि आप ब्रेक ना करो। एक तरीका यह है कि आप लोग क्या करते हैं, वो केस इन स्टडी लिखते हैं, केस इन स्टडी लिखते हैं और यहाँ पर एविडेंस दे देते हैं, अपना जो भी उन्होंने अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर एविडेंस देना होता है इसका। ठीक है। दूसरा ब्रेक डाउन का तरीका क्या है कि लोग ब्रेक डाउन ऐसे करते हैं, ए हेडर के ऊपर वो अपना सपोर्टिंग आर्गुमेंट लिखते हैं और बी हेडर के ऊपर अपना एविडेंस लिखते हैं और कुछ भी नहीं करते, बस लिख देते हैं। ये दो ब्रेक डाउन करते हैं वो। ठीक हो गया। देन उसके बाद तीसरी ब्रेक डाउन क्या है? तीसरी तरीका ब्रेक डाउन का क्या है कि वो एक ही ब्रेक डाउन करते हैं और वो सिंपल अपना वहां पर एविडेंस लिख देते हैं। अगेन चार तरीके ये है। केस एंड स्टडी लिखना है, केस एंड स्टडी लिख लो। यहाँ पर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर एविडेंस लिखना है, ये कर लो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए लिख के अपना एविडेंस लिखना चाह रहे हैं तो भी लिख लो। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो भी मसला नहीं है। सारे के सारे तरीके ठीक हैं। मैं दोबारा से बात को रिपीट कर रहा हूँ। आपने थीसिस स्टेटमेंट वाला जो इंट्रो के ऊपर अगर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो वो भी ठीक है, इसके नीचे लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है, इंट्रो वाला जैसे मैंने ब्रेक करके दिखाया वैसे कर लेते तो भी ठीक है, नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ भी बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात है, आप फ्रेज फॉर्म में भी बना सकते हो, आप सेंटेंस में भी बना सकते हो। ब्रेक डाउन की बात है, नहीं करना ना करो। अगर करना चाह रहे हो तो ये तीन तरीके हैं, इनमें से भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूं, किसी एक फॉर्मेट की वजह से आप पास नहीं होंगे, किसी एक फॉर्मेट की वजह से आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि देखें, आपके पास देर आर नंबर ऑफ टीचर्स जो डिफरेंट फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं, देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डिफरेंट को फॉलो करते हैं, येट सबके सारों के स्टूडेंट पास होते हैं। डिफरेंट मैथडोलॉजीज फॉर्मेट से अटेम्प्ट करने वाले लोग पास होते हैं। मेन चीज क्या है, आपकी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं आपने करनी, आपने रेलेवेंट रहना है, आपने कंटेंट ठीक लिखना है, आपने ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करना, रॉन्ग यूज ऑफ वोकैबुलरी नहीं करनी, और जो वो 5 C's मैंने बताए हैं उन पे फोकस करना है। फॉर्मेटिंग इनमें से जो आपको दिल करता है, जो आपकी राइटिंग स्टाइल के साथ अलाइन करती है, आप उसको फॉलो करें। इज इट क्लियर? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी, बाकियों को